गुड्स बेचा है उन लोगों ने पैसा समय से पहले दे या ऑन द स्पॉट दे दे, उसके लिए हम लोग कौन सा डिस्काउंट देते हैं बेटा? कैश डिस्काउंट। एग्जाम्पल समझो, मैंने बोला आप आए मेरे पास क्लास लगाने के लिए, मैंने बोला फीस बेटा 30,000 रुपया है, और आप बोले कि सर मैं अभी के अभी मैं तो इंस्टॉलमेंट में भरूंगा, तो मैंने बोला नहीं भाई, इंस्टॉलमेंट में भरेगा तो फीस 36,000 है, पर अभी के अभी पूरा दे देता है तो फीस 30,000 है, तो 6,000 क्या हो गया बेटा? ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। और मैंने बोला कि भैया अकाउंट्स पे इकोनॉमिक्स फ्री फ्री फ्री, तो ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आया? अच्छा, हमारे प्रॉब्लम में अगर दोनों डिस्काउंट आते हैं तो पहले कौन सा डिस्काउंट माइनस होता है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो प्राइस मिलती है उसको नेट प्राइस बोलते हैं, और उस पर क्या माइनस होता है बेटा? कैश डिस्काउंट। तो आज हमको क्या करना है, सबसे पहले एक 3-4 एग्जाम्पल करना है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के, और फिर हम शुरू करेंगे आगे का पार्ट। सो लिखो नोटबुक में बेटा सब लोग, एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, राइट इट डाउन। ऑनलाइन वाले लिख लो बेटा सब लोग, एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सेकेंड ले लगा बेटा फटाफट, एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। देखिए एग्जाम्पल, बेटा सबको इस शब्द का मीनिंग पता है क्या? देखो मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, गुड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड गुड्स? गुड्स यानी क्या बेटा? एनीबडी नोस? प्रोडक्ट इन विच बिजनेसमैन डील्स। जैसे मेरी किराना दुकान है तो मैं क्या बेचूंगा बेटा? कंप्यूटर। क्या बेचूंगा? फूड ग्रेन, शुगर, ऑल प्रोविजनल आइटम्स, बराबर है कि नहीं? सो दैट इज व्हाट माय गुड्स। अगर मेरी ज्वेलरी शॉप है तो मैं क्या बेचूंगा? ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, दैट आर माय गुड्स। तो दुकानदार जो चीज खरीदी बिक्री करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? गुड्स। तो देखो यहाँ पे, गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000 at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। 10,000 का गुड्स बेचा जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है एंड 5% इज कैश डिस्काउंट। ये आपको जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब काम में आएगा। हाँ सर हमको परसेंटेज नहीं निकालता आता, वो भी सीख जाओगे, देखो कैसे निकालते हैं। सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो। देखिए यहाँ पे ये जो 10,000 रुपया है बेटा, इसके 3 नाम है। इसको ग्रॉस प्राइस भी बोलते हैं, इसको एमआरपी भी बोलते हैं, और इसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। लिस्ट यानी प्राइस लिस्ट होती है ना, उसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। अब इसमें से पहले क्या माइनस होगा बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना टक्का बोलो बेटा? 10%। तो 10,000 का 10% कितना? 1,000। तो कितना आ गया बेटा? 9। कितना आ गया? 9। देन इसको बोलते हैं बेटा नेट प्राइस। इसको क्या बोला जाता है बेटा? नेट प्राइस। लेस क्या माइनस होगा बेटा? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट अभी कितना है? 5%। अब ध्यान देना बच्चा, ये 5% 10,000 पे निकालू या 9,000 पे? क्योंकि हमारी डील 10 की नहीं हुई है, हमारी डील कितने की हुई है? 9,000। तो कैश डिस्काउंट 10 पे नहीं मिलेगा, किस पे मिलेगा? 9 पे। तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर आपने गलती से पहले सीडी माइनस किया होता तो 10,000 का 5% 500 आता, जो गलत है। पहले क्या माइनस होता है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। और फिर क्या माइनस होता है? कैश डिस्काउंट। सर 5% कैसे निकालना? हम तो कॉमर्स में आए थे, मैथ्स नहीं है। अरे ये तो बहुत ईजी है। 5% कैसे निकालते हैं? 10% यानी 1 0 कट, कितना आ गया? 900। तो 5 यानी उसका आधा आधा कितना होगा? 450। 450। चलो अभी फाइनल प्राइस क्या हो गई बोलो फिर? इट इज 8550। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? लिख लो सब लोग, हमारे प्रॉब्लम में आने वाला है ये बुधवार। सो प्लीज सॉल्व दिस एंड अंडरस्टैंड दिस। सो इफ यू वर absent yesterday, go like watch the video on the YouTube at the same time. Right now you need to understand कि बेटा जो डिस्काउंट है पहले कौन सा माइनस होता है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। और फिर कौन सा माइनस होता है? कैश डिस्काउंट।
अच्छे से लिखो सब लोग। हो गया बच्चा? चलो, अभी एक एग्जाम्पल करके बताओ आप लोग। ये होने के बाद मैं खाली तीन चीजें बदल रहा हूं यहाँ पे। ये 10 की जगह 20,000, और यहाँ पे बेटा 20%, और यहाँ पे 10%। करो सब लोग। क्वेश्चन पहले लिखो, फिर निकालो आंसर। राइट द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन कैलकुलेट। अच्छा, अकाउंटिंग करते समय बेटा वी नेवर रिकॉर्ड डिस्काउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम डायरेक्ट एंट्री 9,000 की करेंगे इस केस में, 10 की नहीं करते हैं। करो सब लोग फटाफट। ऑनलाइन स्टूडेंट आपको भी करना है बेटा सबको। परसेंटेज नहीं निकालते आता तो घर में छोटे भाई बहन को ढूंढो, उनको पूछो, त्यांना पण येत नसेल तर मग दिवसच खराब। चलो, हो गया सबका? ओके, कितना आंसर निकाला है बोलो। निशा ने आंसर बोलो, आपका कितना है? 17 आया। अच्छा, और 79 ही सकता है, गलत आंसर। यस, देखो बेटा, 20,000 का गुड्स था। देखो यहाँ पे लिखा मैंने 20,000। 20,000 की ग्रॉस प्राइस थी, एमआरपी थी उस पे। कितना डिस्काउंट बोला दुकानदार ने आपको भाई? 20%। तो 20,000 का 20% कितना आएगा? 4,000। 10% यानी 10 कट 2,000, उसका डबल कर दिया 4। तो भैया अपना बिल बनेगा 16। पर जब पैसे देने की नौबत आएगी तो वो और खुश होके आपको 10% कट कर रहा है। तो 10% 16 का कितना होगा बेटा? 1600। सो व्हाट शुड बी द प्राइस?
14,400. 14,400 इज करेक्ट. समझ में आया? चलो और एक एग्जाम्पल, लास्ट वन. ऑनलाइन वाले आया बेटा समझ में सभी को? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आया समझ में सभी को? बोलो. कोठारी, खान, पाटिल, मानसी, चौधरी, अगेन पाटिल, अग्रवाल, Yes, sir. सबको आया समझ में? बहुत बढ़िया. यस, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो बेटा. गुड्स परचेस्ड, गुड्स परचेस्ड फॉर रुपीज 1 lakh, for rupees 1 lakh at 10% 10% discount and 2% cash discount. %2 cash discount. करो फटाफट. Sir is 88,200. How it arise? 1 lakh minus 10%, 10,000 gaya 90, and then 2% of 90,000.
तो बेटा 1% यानी 2 जीरो कट, बोल दो 900 रुपए, 2% यानी 1800, सो 1800 माइनस कर दो, कितना बचेगा 88,200। डरो मत, इतना ही मैथ्स होता है अकाउंट में, इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं आएगा। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे। कल आपको याद होगा, तो कल हमने बुक कीपिंग के बाद की चीज सीखी जिसका नाम क्या था बेटा, अकाउंटेंसी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी? Bookkeeping is what? Only recording and classifying. Whereas in accounting there are how many things beta? 5. क्या क्या होता है अकाउंटिंग में बोलो? पहला रिकॉर्डिंग, वेरी गुड। दूसरा क्लासिफाइंग, तीसरा समराइजिंग, चौथा एनालाइजिंग एंड लास्ट इंटरप्रिटेटिंग। तो ये 5 चीजें कहाँ पे होती है? अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग को अगर आपको अच्छी बनाना है, वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग आपकी अच्छी हो ऐसे लगता है, तो आपके अकाउंटिंग में 4 अच्छे गुण होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आप जो अकाउंटिंग का डेटा प्रेजेंट कर रहे हो वर्ल्ड को, उसमें ये 4 गुणधर्म होने चाहिए। पहला क्या लिखा है, पढ़ो, रिलायबिलिटी। पहला वर्ड है बेटा रिलायबिलिटी। अब मुझे बताओ बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रिलायबल? रिलायबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हमने तो रिलायबल सीरीज की गाइड देखी, किताब देखी। व्हाट इज रिलायबल? रिलायबल यानी क्या? क्या बोला बेटा आपने आंसर? डिपेंड ऑन समथिंग। ओके, एनीथिंग एल्स? अभी देखो बेटा, आप है ना, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, ये करो ऐसा हो जाएगा, वो करो ऐसा हो जाएगा। तो सारे मैसेज एकदम 100% ट्रूथ होते हैं क्या? फेक भी होते हैं। तो आप बोल सकते हो क्या व्हाट्सएप में आया हुआ हर मैसेज रिलायबल है? रिलायबल यानी क्या? जिस पे आप विश्वास कर सको, दैट इज कॉल्ड रिलायबल, जिस पे डिपेंड रह सको। तो अकाउंटिंग डेटा जो है उसमें आपने कोई भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है। वॉट एवर ट्रूथ, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मनी, सो यू कांट कीप एनीथिंग विच हैज नो प्रूफ, विच हैज नॉट रिलेवेंट, विच इज जेन्यून, that only you can put, otherwise there is no use, because accounting का मेन पर्पज है कि बिजनेस का सही पिक्चर बताना। और अगर आपने उसमें इंफॉर्मेशन ही फ्रॉडुलेंट डाल दी तो बिजनेस की सही पिक्चर दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? जिसकी विश्वासार्हता हो। बोलो, जैसे आपको पता है कि अभी भी इंडिया में कम से कम 500 न्यूज चैनल होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वासार्हता कौन से चैनल की पता है आपको? जिसकी न्यूज पे आप 100% भरोसा कर सकते हो, वो कौन सी है पता है आपको? नहीं पता? हे भगवान, दूरदर्शन। कौन सी न्यूज रिलायबल होती है बेटा? दूरदर्शन। और कौन सी न्यूज एजेंसी सबसे ज्यादा रिलायबल है? पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो दैट इज योर न्यूज एजेंसी। ठीक है, तो ये क्या इंफॉर्मेशन होगी बेटा? रिलायबल। आपको कोई उड़ती उड़ती अफवाह आपके कान पे आई, तो उसको सही नहीं पकड़ना है जब तक उसके बारे में प्रूफ नहीं है। तो अकाउंटिंग का डेटा कैसे होना चाहिए बेटा? रिलायबल होना चाहिए। व्हाट इज द सेकंड वर्ड बेटा? रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब क्या होता है? इट मस्ट बी रिलेटेड टू अकाउंट। फालतू की चीजें नहीं लिखी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझो बेटा, मेरे एम्प्लॉय ने 100 रुपए का पेट्रोल भरा और भरते भरते क्या हो गया, 1 रुपए का पेट्रोल ज्यादा आ गया। अभी मेरा अकाउंटेंट लिख रहा है उस पर एक पैराग्राफ पूरा, देयर वाज अ इंसिडेंट हैपन इन द ऑफिस, वन ऑफ द एम्प्लॉय वाज गोइंग फॉर पेट्रोल फॉर ऑफिस यूज, ड्यू टू some mistake somebody has put the petrol of 1 rupee extra, because of that vehicle run half an kilometer more। ये कुछ रिलेवेंट है क्या? नहीं है। बहुत से लोग होते हैं ना, आप पूछते हैं को आंसर एक देते हो जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बहुत से पॉलिटिकल लीडर है देखो इंडिया में, आप पूछोगे एक आंसर एक दे रहे, क्या बोल रहे पता ही नहीं चल रहा है। व्हाट इज इट? इररिलेवेंट। तो अकाउंटिंग डेटा कैसे होना चाहिए? रिलेवेंट या इररिलेवेंट? रेलेवेंट होना चाहिए, राइट। देन बेटा थर्ड कैरेक्टर क्या है अच्छी अकाउंटिंग का? अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बेटा अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी क्या? पूरी दुनिया में ना एक चीज चलती है जिसका फुल फॉर्म है बेटा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GAAP। व्हाट इज द वर्ड? बोलो। GAAP। गप वगैरह नहीं है, वो मराठी शब्द नहीं है। GAAP का फुल फॉर्म है बेटा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। व्हाट इज द फुल फॉर्म? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी क्या? आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट की बैलेंस शीट इंडिया में बनाई तो भी सेम बनेगी, यूएसए में बनाई तो भी सेम बनेगी। रिलायंस की बैलेंस शीट यूरोपियन कंट्री में बनाई तो सेम बनेगी, इंडिया में बनाई तो भी सेम बनेगी। क्यों?
क्योंकि ऑल द पीपल यूजिंग सेम लैंग्वेज ऑफ अकाउंट, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट, सेम थ्योरी ऑफ अकाउंट, सेम रूल्स ऑफ अकाउंट विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो ही आपकी डेटा सबको समझेगी क्या नहीं। इमेजिन करो बेटा, मैं पहला लेक्चर मैंने लिया मराठी में, दूसरा हिंदी में, तीसरे दिन मैं फ्रेंच में सिखा रहा हूँ, चौथे दिन जर्मन, पांचवें दिन तेलुगु, छठवें दिन गुजराती, तो सब भाग जाएंगे कि नहीं। वाई? because my language is not understood by the world because I am not using the common language. You are getting the point? So आपकी accounting की language कैसी होनी चाहिए? Which is the entire world must understood. पूरे दुनिया को समझ में आनी चाहिए। तो पूरे दुनिया को समझ में आने वाली लैंग्वेज कौन सी है? जो सबने एक्सेप्ट की है। तो आपने जो प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट में यूज किया है वो क्या होने चाहिए बेटा? यूनिवर्सल होने चाहिए, तो ये दुनिया को समझेगा। और लास्ट पॉइंट क्या है? कंपेरेबिलिटी। व्हाट इज कंपेरेबिलिटी बेटा? इमेजिन करो, ये दोनों दोस्त 10वीं के बाद मेरे पास आए, ये आप चारों दोस्त आए, मैंने बोला बेटा कितने मार्क है? इसने बोला सर मुझे ए प्लस ग्रेड है। बोला ए प्लस, ठीक है। इसको बोला बेटा कितने मार्क है? वो बोल रहा है मुझे 482 मार्क्स है। उसको बोला बेटा कितने मार्क है? बोले सर मुझे 3 स्टार मिले। क्या मिले? 3 स्टार मिले। उसको बोला बेटा कितने मार्क है? तो बोले मुझे है ना प्लस 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 मार्क है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे कंपेयर करना है चारों में से होशियार कौन है, मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि चारों के मेजरमेंट क्या हो गए? डिफरेंट डिफरेंट हो गए। तो जब भी आप डेटाबेस कंपेयर करते हो तो कैसा चाहिए बेटा? यूनिवर्सल डेटा चाहिए। बोल दो, समझो मैं दो कंपनी का सेल कंपेयर कर रहा हूँ, एक कंपनी के सेल डॉलर में दिए, एक रुपीज में दिए, तो दोनों में बहुत फर्क आएगा कि नहीं? तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं। एक कंपनी अलग रूल फॉलो कर रही है, एक रूल अलग फॉलो कर रही है। आपके कॉलेज में ऐसे हुआ, अभी फर्स्ट टेस्ट हुई तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने बोला चलो मार्क्स दे देते हैं सबको, 20 में से 18 15 दे दिए। दूसरे टेस्ट में प्रिंसिपल का दिमाग खराब हो गया, आपके हाथ पे स्टार निकाल के दे रहे प्रिंसिपल, जा घर पे जाके बता दे। तीसरे टेस्ट में प्रिंसिपल ने बोला चलो ए प्लस, जा घर पे बता दे। आपके माँ बाप कंफ्यूज, बेटा पढ़ रहा है कि पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, क्यों? बिकॉज देर इज नो कंपेरिजन पॉसिबल, बिकॉज द लैंग्वेज इज चेंजिंग एवरी टाइम। तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इतनी सिंपल और इतनी कॉमन होनी चाहिए सो दैट यू कैन कंपेयर। कंपेयर करोगे तो ही पता चलेगा ना दुनिया में हम कहाँ पे। तो इसको याद कैसे रखोगे बेटा? इसको हम याद रखते हैं RRUC। क्या बोलोगे बेटा? RRUC। पहला आर रिलायबल, दूसरा रिलीवेंस, तीसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी, चौथा कंपेरेटिव, कंपेरेबल या कंपेरेटिव। समझ में आया? तो जस्ट हेडिंग लिख दो, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, और उसके सामने ये 4 चीजें लिख लो। डू इट बेटा, अर्जेंट। ऑनलाइन वाले आप भी लिख लो। आज एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलने वाली है, इसके बाद अगेन नई चीज, नए नॉलेज में आपकी बढ़ोतरी होगी।
चलो अब हम सीखेंगे बहुत ही लाजवाब चीज। जैसे कल आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पता चला, आज एक नई चीज पता चलेगी। हम जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड का सिस्टम फॉलो करते हैं बेटा, देर आर टू सिस्टम। 90% businessman या organization, even income tax act also allow this system of accounting। क्या नाम है बेटा, पढ़ो, एक्रिवल। क्या नाम है इसका, एक्रिवल। और दूसरा होता है बेटा कैश। व्हाट इज द सेकंड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कैश। अब दोनों में फर्क क्या है जरा समझ के लेना बेटा। जनरली जो एनजीओ होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ट्रस्ट होती है, जैसे दगड़ू शेठ हलवाई ट्रस्ट, इट्स एनजीओ, राइट। आपका स्कूल कॉलेज, इट्स एनजीओ। आपके हॉस्पिटल्स, एनजीओ। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। एंड समटाइम प्रोफेशनल डॉक्टर, वकील, लाइक अ कोचिंग क्लासेस, वी फॉलो दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बेटा। कौन सा वाला, कैश। और बिजनेस जो होता है वो फॉलो कौन सा सिस्टम करता है, एक्रिवल। अब दोनों में फर्क क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन ग्रेजुएट होने के बाद भी बच्चों को पता नहीं रहता, भले ही 11th में आपको मैं अभी सिखा रहा हूँ, आपको भी याद नहीं रहेगा आगे चल के। तो एक्रिवल यानी क्या बेटा, कि ट्रांजैक्शन हो गया, भले ही पैसा आया नहीं आया तो भी उसको कंसिडर करो। दिस इज कॉल्ड विच सिस्टम, एक्रिवल। और कैश क्या बोलता है, भैया भले ही ट्रांजैक्शन हो गया पर पैसा नहीं आया तो उसकी एंट्री मत करो। दिस इज कॉल्ड कैश सिस्टम। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। समझो बेटा, आज मैंने बोला कि 11th का पहला डेमो लेक्चर है। 100 स्टूडेंट क्लास में मेरे सामने बैठे हैं, हर एक की फीस 30,000 रुपए। आप सबने एडमिशन का फॉर्म भर दिया, प्रॉमिस किया सर यस पक्का पक्का हम लोग एडमिशन लेने वाले, साइन कर लिया, शपथ पत्र सब लिख दिया। तो 100 स्टूडेंट इंटू 30,000, तो मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए, 30 लाख। तो मैं, पर रियल में सिर्फ एक ही बच्चे ने फीस भरी। कितने स्टूडेंट ने फीस भरी, एक नहीं, बाकी 99 ने प्रॉमिस किया कल देने वाले। तो मैं अगर कैश सिस्टम फॉलो करता हूं तो मेरी इनकम 30 लाख नहीं रहेगी, 30,000 ही रहेगी। कितनी रहेगी बेटा, 30,000। पर समझो बेटा, मेरा कोचिंग क्लास नहीं है, मेरी किराना दुकान है, और आप सब लोगों ने 30,000 का किराना का गुड्स लेके गए मेरे तरफ से, 100 लोग, और पैसा एक नहीं दिया, बाकी 99 लोग बोले सर हम कल देंगे। और मैं अगर एक्रिवल सिस्टम फॉलो कर रहा हूं तो मेरी इनकम 30,000 नहीं रहेगी, 30 लाख रहेगी। हैव यू अंडरस्टैंड दिस। बोलते एक्रिवल सिस्टम में कस्टमर ने पैसा दिया भी नहीं पर ट्रांजैक्शन पूरा हो गया तो भी इनकम समझो। और कैश सिस्टम में कस्टमर ने अगर पैसा दिया तो ही इनकम समझो। सेम विद द एक्सपेंसेस। समझो सोनाली मैम यहाँ पे काम करते हैं, पिछले 6 महीने से मैंने उनको सैलरी नहीं दी, तो कैश सिस्टम में मेरा खर्चा अभी तक 0। पर समझो बेटा, अगर एक्रिवल सिस्टम होता तो उनका मंथली सैलरी समझो 50,000 है, तो 6 महीने का 3 लाख रुपए मुझे लिखना पड़ता, बिकॉज आई एम फॉलोइंग विद सिस्टम एक्रिवल। अब एक एग्जांपल देता हूं, सब लोग ध्यान दो, ये देखिए इजीली समझ में आ जाएगा। एक बिजनेस है, उनको जो इनकम मिली है बेटा, इनकम रिसीव्ड, रियल में हाथ में आया हुआ पैसा, वो है बेटा 20 लाख रुपया। कितना है बेटा, 20 लाख। इनकम रिसीवेबल बोल तो इनकम तो हो गई पर पैसा अभी भी आना बाकी है, कस्टमर ने दिया नहीं है, वो है बेटा 10 लाख। कितना है बेटा, बोलो, 10 लाख। उन्होंने अभी तक खर्चा किया है, एक्सपेंसेस सही में पॉकेट से चला गया, एक्सपेंसेस पेड है बेटा उनका 15 लाख। कितना है बेटा, 15 लाख। और खर्चा कर चुके हैं, सॉरी एक्सपेंसेस, खर्चा कर चुके हैं पर दिया नहीं है अभी तक, देना बाकी है। बाकी है यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, पेएबल, 8 लाख रुपया। ये आपको एग्जाम्पल पहले समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने। ये मेरे हाथ में पैसा आ गया, ये आना है, ये दे दिया है, ये देना है। अब मुझे पूछा गया है कि भाई तू इसकी इनकम निकाल। मैंने दूसरा क्वेश्चन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पूछा कि भाई ये सिस्टम कौन सा फॉलो करता है व्यापारी। तो बोले अरे ये है ना व्यापारी है, बोलते तो ट्रेडिंग करता है गुड्स, तो ये एक्रिवल सिस्टम फॉलो करता है। ट्रेडर को कौन सा सिस्टम होता है, एक्रिवल। तो एक्रिवल सिस्टम अगर फॉलो करता है तो बेटा इसकी इनकम कैसी रहेगी देखो। तो मुझे इसकी इनकम दोनों लेनी पड़ेगी, जो मिल गई वो तो कंफर्म है और जो मिलने वाली है वो भी कंफर्म है। यानी कितनी इनकम पकड़ू बेटा, 20 लाख पकड़ू या 30 लाख। फिर मैंने बोला भाई का खर्चा कितना है, एक्रिवल सिस्टम में खर्चा भी वैसे ही पकड़ते हैं, जो पेड हो गया और जो पेएबल है। पेड कितना हो गया बेटा, 15।
और पेबल कितना है बेटा 8, 15 और 8 कितना हो गया 23, तो इसकी इनकम कितनी हो गई बेटा 7। दिस इज कॉल्ड एज विच सिस्टम बेटा एक्रियल। अब दूसरा सिस्टम है कैश सिस्टम। अब वो बोले नहीं सर ये कोचिंग क्लास वाला है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है या ये एनजीओ है, तो मैं बोलूंगा कौन सा सिस्टम फॉलो करे, वो बोले नहीं ट्रांजैक्शन तो सेम हुआ है बट ही इज फॉलोइंग विच सिस्टम कैश। तो आप मुझे बताओ अगर कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है तो इसकी इनकम कितनी पकड़ू, 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख? ओए अच्छे से देखो 20, वेरी गुड, बराबर बोला। हाँ, खर्चा कितना पकड़ू 15, वेरी गुड। तो बेटा इसकी इनकम कितनी हो गई 5। देखो बिजनेस सेम, ट्रांजैक्शन सेम, पर सिस्टम बदल गया तो इनकम चेंज। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? और एक तीसरा भी सिस्टम होता है जो इंडिया में अलाउड नहीं है, पर आपके नॉलेज के लिए बताता हूं। उसको बोलते हैं बेटा हाइब्रिड सिस्टम। कौन सा बोलते हैं? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में क्या करते हैं, इनकम खाली रिसीव्ड वाली पकड़ते हैं और एक्सपेंसेस दोनों पकड़ते हैं, पेड एंड पेएबल। समझो इस व्यापारी ने हाइब्रिड फॉलो किया तो कितनी इनकम आएगी? इनकम खाली रिसीव्ड वाली पकड़ते हैं, एक्सपेंसेस पेड और पेएबल, बोल दो -3 लाख हो जाएगा। कैसे बेटा? इनकम कितनी पकड़ेंगे 20 और एक्सपेंसेस कितने पकड़ेंगे 23, सो 20 - 23 इज -3 लाख। अंडरस्टैंड? बट हाइब्रिड इज नॉट देयर इन इंडिया। इन इंडिया इधर देयर इज अ एक्रूअल सिस्टम और कैश सिस्टम। ऑल ऑफ यू विद मी? पक्का समझ में आया क्या अच्छे से? यस। लिख लो इसको, लिखो एग्जाम्पल लिखो। एएस यानी एक्रूअल सिस्टम, सीएस यानी कैश सिस्टम। जनरली हम अकाउंट में एएस ही काउंट करते हैं बेटा। बहुत रेयर हमको अगर एनजीओ का प्रॉब्लम आता है तो हम कैश। जैसे बेटा आप मंदिर गए और भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोले ए भगवान 12वीं पास करा देना, मैं 1100 रुपए चढ़ाऊंगा। इमीडिएटली पुजारी आके बोल रहा है तेरा नाम बता, बिल बना देता हूँ तेरा, बाद में देगा ना। ऐसे करेगा क्या पुजारी? क्योंकि वो कैश सिस्टम फॉलो करते हैं। 2 साल बाद आप नहीं आए तो वो कोई डूब गए पैसे नहीं बोलेंगे, नहीं आए बोलेंगे, पर 2 साल बाद आप आए और अचानक 5,000 डाल दिया तो वो इनकम उनकी 5,000। और आज की डेट में वो इनकम क्या रहेगी? 0, बिकॉज दे फॉलो विच सिस्टम बेटा? कैश। मजा आ रहा है क्या अकाउंट सीखने में? मजा आया सभी को? लिख लिया यस। एग्जाम्पल? कि उसकी डिटेल लिख लो बेटा। जो मैं अभी बता रहा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लो, इसको लिख लो। प्लीज राइट, ऑल ऑफ यू नीड्स टू राइट दिस।
डन। कल हम अब अकाउंट का पहला आईएमपी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। बोलते अभी तक के भी सारे इंपॉर्टेंट थे पर वो ज़्यादा यूज होता है, जिसका नाम है, हमने पहले दिन सीखा था ट्रांजैक्शन, पर अभी उसको डिटेल में सीखेंगे। लगभग 20-25 ट्रांजैक्शन कर लेंगे। तो डोंट मिस टुमारोज क्लास। ये लिखना होता ही आप बता दो खाली, और आपके फ्रेंड्स को भी बताओ, दे कैन आल्सो कम एंड ज्वाइन। डन। डन। चलो, अभी बेटा अगर आप इसमें आगे देखते हो यहाँ पे, तो ये कैरेक्टर्स को डिटेल में, ये अकाउंटिंग की ब्रांचेस है। बोलो अकाउंट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, फिर इसके बाद डायरेक्टली यहाँ से कल चालू होगा ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग के ब्रांचेस बहुत इजी है, जस्ट नॉलेज के लिए, कि जैसे आपने, आपको याद होगा कि जब आपने मैथ सीखा तो पहले बेसिक मैथ सीखा, फिर अलजेब्रा में हो गया, फिर ज्योमेट्री आया। तो वैसे अकाउंटिंग के ब्रांचेस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वैसे तो 8-9 ब्रांचेस है, पर मेन बेस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम सीख रहे हैं। तो वो कल जस्ट उसका बेसिक बताया जाएगा। एंड डायरेक्टली फिर कल से 22 वर्ड्स ऐसे हैं अकाउंट के जो आप सबको आना चाहिए, तो उसमें का सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांजैक्शन, जो कल चालू होगा। ठीक है। और अभी तक अगर आपने कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया तो यूट्यूब पे डाले हुए हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। जस्ट एक बार थ्रू कर लो। ये हमारा लॉजिकली आज 5वां लेक्चर था ना, 5th था ना आज। पहले दिन तो सब्जेक्ट बताए थे, सेकंड डे खाली बुक कीपिंग बताया था, थर्ड डे बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स। कल हमने क्या देखा, बुक कीपिंग का इम्पोर्टेंस देखा, और फिर हमने कल ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। आज इम्पोर्टेंट वाला क्या सीखा, कैश सिस्टम एंड एक्रियल सिस्टम। अब कल से हमारी गाड़ी सेकंड गियर में। ठीक है। चलो, बाय बेटा, थैंक यू। मुझे कभी कभी 5 मिनट लेट हो जाता है सातारा रोड से यहाँ आते आते, तो ऑनलाइन वालों लेक्चर होगा यहाँ।